हेलो एवरीवन, मैं हिना शर्मा फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। देखिए, ये एनटीए का आपका आप देख रहे हैं, इस पे हेडिंग डली हुई है, ये आंसर शीट है। एनटी का यूजीसी नेट अगस्त 2024 का है, सेकंड शिफ्ट का है, कॉमर्स का। ठीक है, इसका पेपर वन हम अपनी लास्ट दो वीडियोस में कर चुके हैं, न्यूमेरिकल अलग और थ्योरी का पार्ट अलग, पेपर वन का, जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम करेंगे कॉमर्स का। कॉमर्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ भी करेंगे। आंसर मैंने इस पे लगाए हुए हैं, और बाकी आपको ये फाइल अगर चाहिए तो आप मेरे कॉमर्स स्ट्रीम एक्स टेलीग्राम चैनल सर टेलीग्राम चैनल से आप इसको ले सकते हैं। मैंने वहाँ पर ये ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जो इसमें थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेनेशन भी ऐड करी है, इसलिए आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया आपका ये कॉमर्स का। हम्म, ठीक है। अब देखिए, पहला है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग हम कब करते हैं? पर्सनल सेलिंग हमारा किससे ऐड करेगा? देखिए, और ये आपका होगा नॉन पर्सनल। देखिए यहाँ लिखा हुआ, तो ये हो नहीं सकता। टू वे कम्युनिकेशन होगा पर्सनल सेलिंग। जब हम पर्सनली किसी से बात कर रहे हैं तो टू वे कम्युनिकेशन होगा, आमने सामने से बात होगी। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट होता है हमारा नॉन पर्सनल, क्योंकि हम टीवी पे दे रहे हैं, रेडियो पे दे रहे हैं, कहीं भी मोबाइल पे दे रहे हैं, लेकिन हम पर्सनली किसी से बात नहीं कर रहे हैं। तो ए का हमारा हो जाएगा फोर्थ, बी का हो जाएगा थर्ड, एंड सी का ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग, मतलब रास्ते में एडवर्टाइजिंग विद इन बस, रेलवे कंपार्टमेंट में कोई फोटो चिपकी है, या कोई उनका जो कोई गाना वाना चल रहा है उसमें कोई ऐड दिया जा रहा है। तो ये हमारा हो गया सी। एंड पब्लिसिटी कमर्शियली सिग्निफिकेंट न्यूज, ये बचा हुआ हम इससे मैच कर देंगे। ठीक है, वैसे मैंने आंसर भी टिक लगाए हुए हैं, ये एनटी ने जो आंसर दिए अपने आंसर, प्रोविजनल आंसर की, फाइनल आंसर की, उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, आप ये वाली पीडीएफ आप मेरे वहां से ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, अभी देखिए, अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ डब्ल्यूटीओ। अपेक्स डब्ल्यूटीओ कब आया? 1995 में आया। ठीक है, और इसकी दो बॉडी होती है, एक जर्नल काउंसिल हो गई, एक मिनिस्ट्रियल काउंसिल होगी। जर्नल आपके डे टू डे डिसीजन मेकिंग के लिए काम करते हैं, और ये जो आपका मिनिस्ट्रियल है, ये अपेक्स बॉडी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53rd। द जर्नल, देखिए, द जर्नल कंसिडरेशन एप्लीकेशन एप्लीकेबल टू टैक्स प्लानिंग इन द फील्ड ऑफ बिजनेस डिडक्टिंग रिवॉल्व अराउंड द विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन सी टर्म हम टैक्स में यूज करते हैं? सिंपल, इसमें आप ये समझ सकते हैं। देखिए, क्या चीज अलाउ है, नहीं अलाउ है। ईयर ऑफ अवेल, इस ईयर से रिलेट करता है या नहीं करता है। एक्सटेंड ऑफ अलाउबिलिटी, जैसे कि एडजस्ट करते हैं किसी चीज को कि एक ये कैपिटल गेन का लॉस कितने साल तक हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो एक्सटेंड कब तक कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमें टैक्स जब हम करते हैं, काम कंपटीशन करते हैं, टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, तो ये सुनने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लैक्चुएशन ऑन द फर्म्स फ्यूचर कॉस्ट एंड रेवेन्यू। कॉस्ट एंड रेवेन्यू की बात हो रही है, तो वो आपकी ऑपरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, आपकी ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपोजर हो जाएगा, क्योंकि ये तीन एक्सपोजर हम पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन है, ट्रांजेक्शन है, ये वाला तो शायद नहीं है, ये तीन हम पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फाइल अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप। अब वाइंडिंग अप होगा कंपनी का, वाइंडिंग अप कौन कौन कर सकता है? कौन कौन इसके लिए पिटीशन फाइल कर सकता है? कौन कौन इसके लिए पिटीशन फाइल कर सकता है? तो देखिए, मैंने आंसर लगाया हुआ है ए बी डी। आपके शेयर होल्डर कर सकते हैं, क्रेडिटर कर सकते हैं, क्योंकि उनको पैसे चाहिए, और आपका पर्सन ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको अलाउ करेगी वो तो करेगा ही करेगा। क्रेडिटर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं। जैसा भी सुना है बायजूस के साथ हुआ है, किसी ने बायजूस ने बीसीसीआई में जब आईपीएल वगैरह हुई थी ना, तो सबकी टी शर्ट पे बायजूस वगैरह लिखा हुआ था। तो बायजूस अभी वहाँ एडवर्टीजमेंट तो करा ली, लेकिन पैसे नहीं दे पा रहा है। 100 करोड़ से 128 या 120 ऐसे कुछ पैसे हैं, पैसे उनके नहीं दे पा रहा है, टाइम लिमिट क्रॉस हो गई है। तो बीसीसीआई ने ना उनके लिए फाइल करा है कि इनकी हमारा पैसा दिलवाओ, चाहे इनकी वाइंड अप करना पड़े या कुछ भी करना, ऐसा कर सकते हैं। तो क्रेडिटर्स भी कर सकते हैं। तो बी और डी, गवर्नमेंट इसको, बी और डी तो है ही। अब बी और डी यहाँ पर साथ है, यहाँ साथ है, और यहाँ साथ है, तो ये तो कट गए। तो बचा क्या? इस तरीके से हम ऑप्शंस को देख सकते हैं। अब हमारा बचा सी और आपका बी, और सी और ए। सी और ए में से किसको लेंगे? तो ए शेयर होल्डर्स के साथ जाएंगे। भी शेयर होल्डर्स तो कर ही सकते हैं सबसे पहले। एक कंपनी,
एक कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स है इतना, प्रॉफिट मार्जिन है इतना, टोटल एसेट्स टर्नओवर करना है, इसको सिंपली आपको डिवाइड करना है 10/2 जो आपका आ जाएगा 5। ठीक है। 57। 57 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन सैलरी एज पर सेक्शन 17 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। पहली तो सैलरी आपका सेक्शन 17 में कौन कौन सी चीज़ों का आप इंक्लूड करेंगे। मैंने सारी चीज़ों को यहाँ लिख दिया है जिन जिनको हम इंक्लूड कर सकते हैं, और बाकी कुछ यहाँ देखो ABCD इसमें आंसर दिया हुआ है, सारी चीज़ें हैं। वेजेस है, परक्यूजिट है, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है, कंपेंसेशन है ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा क्या क्या है, ग्रेचुटी है, फीस है, कमीशन है, वेजेस दे रखा है, एन्यूटी और पेंशन हो गया, एडवांस सैलरी हो गया, लीव एनकैशमेंट होगा, प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम एंड ट्रांसफर प्रोविडेंट फंड बैलेंस। ये सारी चीज़ें आप सेक्शन 17 में आती हैं। घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना। व्हाट इज द प्रिविलेज। अब ये जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, जिसके पास होल्डर इन ड्यू कोर्स किस कंडीशन में होता है, जो बिल्स वगैरह होते हैं ना उसमें, नेगोशिएटिव जो बिल होते हैं ना, प्रॉमिसरी नोट हो गया, ये सब बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, तो उसमें ना होल्डर इन एक पार्टी होती है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो उसको क्या प्रिविलेज मिलता है, क्या खास स्पेशल ट्रीटमेंट क्या मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लीनिंग ऑफ ऑल इफेक्ट, जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो ऑल इफेक्ट से क्लीन होगा। एंड बाकी क्या है वो मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इन्हें रीड कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट पर्ज्ड ऑफ ऑल डिफेक्ट एंड नॉट इफेक्ट इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑल प्रायर पार्टीज लाइव। कुछ भी गड़बड़ होगी तो सारी प्रायोरिटीज पे केस कर सकता है, प्रायर पार्टीज पर। कैन एनफोर्स पेमेंट ऑफ फिक्टिशियस बिल, नो इफेक्ट ऑफ कंडीशनल डिलीवरी। मतलब ये सारी चीज़ें हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, गूगल से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का है। देखिए इसमें चार ऑप्शन नहीं दिख रहे। देखिए बायर्स माइंड क्या होता है, ब्लैक ब्लैक बॉक्स होता है, हमें नहीं पता कि बायर क्या सोच रहा है, क्या लेने वाला है। ठीक है, वो ब्लैक बॉक्स होता है। तो सबसे पहले तो हमारा आंसर इसी से लग जाएगा, ए का 4। लेकिन हमारा फिर भी हम आगे देखेंगे। पर्सनल फैक्टर आपका लाइफस्टाइल है, साइकोलॉजिकल फैक्टर आपका मोटिवेशन है, और रेफरेंस ग्रुप हम किसको रेफर करते हैं, अपने सोशल क्लब, जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको हम रेफर करते हैं। अगर कोई चीज़ देखते हैं कि अच्छा उसके पास भी है तो हम उसे रेफर करके चीज़ खरीदने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास भी होनी चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेक्शंस हैं 80C से। अब देखिए एक 80C में क्या दिया हुआ है, 80C में दिया हुआ है कि आपको मैक्सिमम 150 की डिडक्शन मिल सकती है, 1.5 लाख की डिडक्शन मिल सकती है। तो ए का फोर्थ यही है, यहाँ है, यहाँ भी है। ठीक है। 80CC1 में आपका क्या हो गया कि 10% ऑफ सैलरी या फिर 20% ऑफ ग्रोस सैलरी, ये डिडक्शन मिलती है, दोनों में से कोई एक मिलेगी। एंड आपका सी का हो गया 1, IB 80CCD IB 50,000 की लिमिट है इसकी डिडक्शन की मैक्सिमम। एंड 80CCD2 में आपका हो गया 14% ऑफ सैलरी। प्रोवाइडिंग अ टोटल ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज को साथ में बेच रहे हैं, कस्टमर की सॉल्व कर रहे हैं कस्टमर की नीड को, तो वो क्या है, सिस्टम सेलिंग है। जैसे इंक एंड प्रिंटर होता है, उसको भी कह सकते हैं, इंक और प्रिंटर साथ में बेचे जाते हैं। ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या है, पेनल्टीज हैं, कौन से ऑफेंस के लिए कौन सी पेनल्टी होगी। कंप्यूटर सोर्स को आपने छेड़छाड़ करी है तो आपको 3 साल की सजा और 2 लाख का फाइन देना पड़ सकता है, दोनों भी देने पड़ सकते हैं। आपने पेनल्टी करी है, आपने मिस रिप्रेजेंटेशन करा है, किसी को मिस रिप्रेजेंट किया है, तो उसको आपको 2 साल की जेल और 1 लाख का आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है, दोनों भी देने पड़ सकते हैं। मतलब कंप्यूटर की छेड़छाड़ ज़्यादा है, भैया 3 साल की जेल है वहाँ पर, ये ध्यान रख सकते हैं याद करने के लिए कि कंप्यूटर को छेड़ना ज़्यादा नुकसानदायी है और मिसप्रेजेंटेशन कंप्यूटर से थोड़ा कम। एंड आपका अलग है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेसी, किसी की प्राइवेसी ब्रीच की है तो उसमें आपको 2 साल की मिस रिप्रेजेंटेशन जैसा ही है, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी 2 साल और 1 लाख तक का फाइन हो सकता है। एंड साइबर टेररिज्म तो सबसे बड़ा है, इसमें तो जेल से छोड़ेंगे ही नहीं तुमको। इम्प्रिजमेंट एक्सटेंड टू दी इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, पूरी जिंदगी के लिए आपको जेल करा देंगे अगर आपने साइबर, मतलब टेररिज्म तो है ही ऐसी चीज कि बिल्कुल सबसे बड़ी सजा मिलने वाली है। देखिए ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन भी एक दो मतलब कम आते हैं,
लेकिन ये है अगर आपका थ्योरी ठीक है, थ्योरी आप कर चुके हैं, तो आप न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट, जेआरएफ के लिए न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक क्वेश्चन हमें जेआरएफ से मिस करवा देता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द डिविडेंड पर शेयर, हमसे पूछा है डिविडेंड पर शेयर। व्हाट विल बी द डिविडेंड पर शेयर ऑफ रोहतास इंडस्ट्री ऑफ द ईयर 2024 गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। ईपीएस डीपीएस पूछा है ना, डिविडेंड अर्न कितना करें, 3 रुपए कर रहे हैं। डिविडेंड पहले कितना दिया था, 1.2 दिया था। टारगेट पे आउट रेशो कितना देना चाहते हैं, मतलब 0.6, अगर एक कमाएंगे तो 0.6 देंगे। एडजस्टमेंट रेट क्या है, 0.7, जो हर साल का एडजस्टमेंट आगे पीछे होता है। इसके लिए फॉर्मूला है ओल्ड डीपीएस, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ओल्ड डीपीएस प्लस एआर एडजस्टेड रेट है ये, पे आउट रेशो मल्टीप्लाई ईपीएस माइनस ओल्ड डीपीएस, ये करके आपका ये वैल्यूज आप लिखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1.6। सॉल्व करके देखिएगा, जरूर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप कहीं लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये the authentication to be affected by use of asymmetric crypto system and hash function is known digital signature authentication। digital signature हमारी authentication है, कंफर्म करेंगे कि हाँ चीज़ें ठीक है चेक करके सिग्नेचर को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एजम्पशन ऑफ अंडरलाइंग एम मोदी गिलानी अप्रोच, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार क्वेश्चन आता है बिजनेस फाइनेंस से। मोदी गिलानी ने दो दी थी अप्रोचेस, एक आपका उनका था विद टैक्सेस, एक था विदाउट टैक्सेस, विदाउट टैक्स था। ठीक है, एक उन्होंने आरटी ब्रिज, आरटी ब्रिज कहते हैं ना, आरटी ब्रिज का टॉपिक भी इन्होंने ही दिया था। इसमें इन्होंने प्रोपोजिशन 1 और 2 दिया था। जो विदाउट टैक्सेस वाला है ना, विदाउट टैक्सेस में इनका प्रीपोजिशन फर्स्ट भी है, प्रोपोजिशन सेकंड भी है। इन्होंने दो प्रोपोजिशंस दी थी विदाउट टैक्सेस में, और प्रोपोजिशन 1 में इन्होंने आर्बिट्रेज का प्रोसेस समझा है। फर्स्ट में आर्बिट्रेज का प्रोसेस बताया है कि आर्बिट्रेज क्या होता है। अभी हमसे इनकी एजम्पशंस पूछी हैं। एजम्पशंस क्या है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, ये एजम्पशन है। टैक्सेस नहीं है, देखो अभी पता ना विदाउट टैक्सेस वाले में इन्होंने, अगर कहीं लिखा नहीं है ना कि कौन सी प्रोपोजिशन किसकी बात करें, विद टैक्सेस या विदाउट टैक्सेस, तो विदाउट टैक्सेस को ही मानेंगे, प्रोपोजिशन इन्हीं को मानेंगे, इसकी बात करेंगे। अभी इन्होंने कुछ नहीं लगा तो हम यही मानेंगे। परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, टैक्स नहीं है। डिविडेंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट पे ये वो करते हैं भरोसा, मोदी गिलानी के री इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। और इक्विवेलेंट रिस्क क्लास है, मतलब ये तो इसको तो लेना पड़ेगा। बाकी ए और सी तो है ही। फुल पे आउट, फर्म डिस्ट्रीब्यूट ऑल द अर्निंग डिविडेंड होमोजेनियस रिस्क क्लास का क्या मतलब है, ऑल इन्वेस्टर हैव द सेम इन्फॉर्मेशन एंड बिहेव रेशनली। ये जो इक्विवेलेंट रिस्क क्लास का मतलब है कि सबको बराबर की इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो ये हमारे ACE पॉइंट हो गए। हेट्रोजीनियस नहीं, होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन, यहाँ दिखा है ना, सबको इन्फॉर्मेशन बिहेव रेशनली है। ठीक है, ये पढ़ना ही है मोदी गिलानी अप्रोच, इससे हर बार क्वेश्चन आता है कुछ ना कुछ। एजम्पशंस पढ़नी है, प्रपोजिशन, और ये पता मुझे आर्बिट्रेज प्रोसेस किसने दिया, मोदी गिलानी ने दिया। ठीक है, और इसमें ही दो चीज़ें और आती हैं, पर्सनल लेवरेज और होममेड लेवरेज। ये आपके आर्बिट्रेज प्रोसेस से रिलेट करती हैं, आर्बिट्रेज प्रोसेस से रिलेट करती हैं, ये ध्यान रखना है आपको, पर्सनल एंड होममेड लेवरेज। यहाँ मैं एक बार पर्सनल एंड, या फिर और कह सकते हैं होम मेड लेवरेज। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसमें इसकी बात होती है कि हो सकता है ना किससे रिलेट करता है, तो मोदी गिलानी से पता होना चाहिए। अभी ये आपका स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है। इफ हम वांट टू लॉन्च अ न्यू ब्रांड ऑफ टेलीविजन एंड रेफ्रिजरेटर, न्यू ब्रांड टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर, इफ हम कंडक्ट अ सर्वे करवाया, उसमें उन्हें मालूम चला कि 60% जो लोग हैं वो हाउस होल्ड है टेलीविजन है, और 65 के पास रेफ्रिजरेटर की, सर्वे कंडक्ट 35% बोथ टेलीविजन एंड रेफ्रिजरेटर है डिमांड। इफ अ हाउस होल्ड रैंडमली सिलेक्टेड, अगर हमने रैंडमली सिलेक्ट किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इधर टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर में से कोई एक चीज को चूज करेंगे, दैट द हाउस होल्ड हैज इधर, एक चीज होगी। ठीक है, तो इसका यही सीधा फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आइटम ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आइटम बी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी करके। ठीक है, तो इसको माइनस कर देते हैं, ये है
तो इससे आंसर आपका जगह आ जाएगा 90%, और 90% आंसर आएगा, और 90% को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमेशा ये वाले क्वेश्चन हर बार आते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ईयर के क्वेश्चन हर बार आते हैं। ये 2024 का ही पेपर है, तो इसमें भी आया है। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहला तो आपका 1986 में आया था, पुराना वाला 1986 का है, और अभी अपडेटेड 2019 है। ठीक है, फेमा आपका 1999, इससे पहले क्या था, फेरा था, फेरा को रिप्लेस किया फेमा ने। आईएमएफ 1945, इसके बाद इसका एक ट्विन, ट्विन किसको कहते हैं, आईएमएफ का ट्विन क्या है, वर्ल्ड बैंक, या आईबीआरडी कह सकते हैं, आईबीआरडी। क्या हो रहा है, आईबीआरडी। ठीक है, इसका ट्विन आया था ब्रिटेन वुड से। एंड आपका बचा यूएनसीटीएडी, यूएनसीटीएडी है आपका 1964, डी का 4, डी का 1। तो देखिए डी का 1, हाँ, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए यूएनसीटीएडी जो है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे देखा, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनियन नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके 195 मेंबर स्टेट्स हैं, मतलब कंट्रीज की 195 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस बताना है रजिस्ट्रेशन का, न्यू प्राइवेट लिमिटेड, प्रॉपर सीक्वेंस बताना है। ठीक है, ऑनलाइन है, क्योंकि ऑनलाइन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, डीएन और डीएससी ऑफ प्रमोटर चूज करते हैं, प्रमोटर ही नाम को चूज करता है। तो बी और ए हो गए, पहले प्रमोटर फिर नेम, प्रमोटर के बाद ही नेम आएगा, प्रमोटर ही नेम चूज करते हैं, प्रमोटर ही एक कंपनी चलाते हैं। तो हमारा बी और ए यहीं से क्लियर हो रहा है कि ये स्टार्टिंग है, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं सी। जब नाम चूज हो जाएगा तब हम मेमोरेंडम और ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अपनी कंपनी के बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन फाइल करेंगे, फाइल स्पाइस प्लस एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन का एक टाइप है स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस ये ऑनलाइन के लिए होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ये जो स्पाइस प्लस एप्लीकेशन है, स्पाइस प्लस एक पूरा कंप्लीट वर्ड है, स्पाइस प्लस। ये स्पाइस प्लस एप्लीकेशन दो चीजें नहीं है, स्पाइस प्लस एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पे ये काम करते हैं इसको, ऑनलाइन। इसके लिए आप गूगल कर सकते हैं, ठीक ना। एंड लास्ट बचा गेट कंपनी रजिस्ट्रेशन। जब एप्लीकेशन दे दिया है तो फिर बाद में रजिस्ट्रेशन आएगा, पहले एप्लीकेशन देंगे फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। तो ई और डी भी हमारा साथ में होना चाहिए, जो ई और डी यहाँ भी था, लेकिन बी ए का सीक्वेंस आपको देखिए, पहले प्रमोटर फिर उसका नाम। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑप्शंस के थ्रू भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका किससे है, स्टैटिक से है, हाइपोथेसिस से है, एंड अरेंज द स्टेप रिसर्च प्रोसेस बताना है करेक्ट। ये पेपर 1 का भी पार्ट है, ये पेपर 1 में भी पढ़ते हैं और हमारे कॉमर्स पेपर 2 में भी पढ़ते हैं। रिसर्च प्रोसेस बताना है इन अ करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर। रिसर्च क्या होता है, सबसे पहले आपका हो गया, हम पहले फॉर्मुलेटर रिसर्च क्वेश्चन, जो हम अपनी नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाते हैं, वो हो गया। उसके बाद आपका लिटरेचर रिव्यू करते हैं, लिटरेचर रिव्यू के बाद अपना रिसर्च प्लान बनाते हैं, रिसर्च डिज़ाइन कह सकते हैं, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, और लास्ट में रिजल्ट। सबसे पहली बात, ऑप्शन से कैसे करेंगे, रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट तो सब में ही दे रखा है कि रिजल्ट तो लास्ट में होता है, तो सब में दे रखा है, लेकिन सबसे पहले फॉर्मेटर रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च को फॉर्मुलेटर हाइपोथेसिस भी हो सकता था यहाँ पर, तो वो हम सबसे पहले करते हैं। तो ये हो गया हमारा ए। तो यहाँ पर दो जगह है, सेकंड नंबर पर आपको लिटरेचर रिव्यू आता है, तो इसके साथ जाएंगे फिर हम। ठीक है, ऑप्शन बाकी हमें ज़्यादा कभी कभी चेक करने, कभी कभी क्या होता है ना, एक ही उससे हो जाता है, जैसे यहाँ पर दो तो कट गए क्योंकि ए से स्टार्ट होगा, ऐसे ध्यान करके आप कर सकते हैं। अब देखिए, स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आने लगे हैं, लेकिन हाँ 10-15 क्वेश्चन आ जाते हैं सीक्वेंस वाले। देखिए, स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या होगा, पहले हमें इंस्ट्रक्शन मिलेंगी क्लाइंट से। भाई जो इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता है वो पहले बुलाएगा ना कि भाई हमें करवाना है, इन्वेस्टिगेशन करानी है। तो ये हो गया बी पॉइंट सबसे पहले। फिर आपका हो गया, फिर जब हमें कॉन्ट्रैक्ट मानो मिला किसी की इन्वेस्टिगेशन का, तो प्लान वर्क टू बी डन। हम प्लान करेंगे भाई काम और टाइम, कब कैसे शुरू करना है, कब ख़त्म करना है, कितने दिन लगेंगे, ये सब करेंगे। फिर डी, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चालू करेंगे। फिर आपका हो गया मेकिंग नेसेसरी कैलकुलेशन टू एलिमिनेट। जब डॉक्यूमेंट देख लेंगे फिर उसके बाद हमें कुछ एरर्स वगैरह दिखेंगे तो उनको कैलकुलेट करेंगे, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, एंड फॉर्मुलेट। और ये सबसे लास्ट का है कंक्लूजन, कंक्लूजन तो लास्ट में ही आने वाला है।
ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन होगा और स्टार्टिंग में हमें इंस्ट्रक्शन मिलेंगी क्लाइंट से जो इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता है। ठीक है, सबसे पहले देखो इन ऑप्शंस को देखो, अब यहाँ पर ऑप्शन में स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ तो ए है यहाँ तो बी है, तो ए और बी को देखो। तुम्हें क्या लगता है ए और इन्वेस्टिगेशन कैसे स्टार्ट, प्लान वर्क टू बी डन, पहले ही हम प्लान करेंगे कि या फिर क्लाइंट से हमें इंस्ट्रक्शन मिलेगी? हम ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, ए और बी, सिर्फ ए और बी है स्टार्टिंग में, तो ए को चूज करना है या बी को? मैंने चूज किया बी को, तो वही आंसर हम यहाँ हमने लगा दिया, यही एनटीए ने भी माना है। ठीक है, के पहले हम प्लान नहीं करेंगे, पहले हमें क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन मिलेगी करना क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस तय करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ब्रिटन वुड मॉनेटरी सिस्टम, ब्रिटन वुड मॉनेटरी सिस्टम का फिक्स्ड मॉनेटरी सिस्टम कब चला था? ये था 71, और इसके बाद हो गया फ्लेक्सिबल, 71 के बाद हो गया फ्लेक्सिबल। ठीक है, 72, ये भी आपका स्टैट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट सबसे, और उसका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। काई स्क्वायर टेस्ट कौन सा है? नॉन प्रोबेबिलिटी है, नॉन नॉन पैरामेट्रिक है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, और कभी कभी इसको हम पैरामेट्रिक टेस्ट में भी इंक्लूड कर लेते हैं, उसकी कुछ कंडीशन होती है वेरिएंस वाली। काई स्क्वायर टेस्ट हमारा नॉन पैरामेट्रिक है। ठीक है, पहले सबसे पहला नॉन पैरामेट्रिक है, इसको सिलेक्ट करना। काई स्क्वायर टेस्ट वॉट डेवलप बाय स्पीयरमैन, स्पीयरमैन ने नहीं करा, कार्ल पियर्सन ने करा, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे बी को। तो अभी देखिए बी वाले ऑप्शन काट दें अगर हम, हो गया आंसर, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। लेकिन फिर भी आगे पढ़ लेते, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव रहता है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट नहीं है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, डेसिमल्स में भी इसके आंसर आ सकते हैं। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है फंक्शन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है तो नॉन पैरामेट्रिक होता है। ठीक है, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना अगर लिखा हुआ, तो नॉन पैरामेट्रिक से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। एक डेफिनेशन भी ये लोग डाल देते हैं, वेल्थ क्रिएटेड फ्रॉम सोसाइटी हैज टू बी प्लग्ड बैक इनटू सोसाइटी, मतलब जो वेल्थ आपने सोसाइटी से कमाई है उसको सोसाइटी में ही वापस करना चाहिए। तो ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। और ये सीएसआर के बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी किन किन कंपनीज पे आती है? जिनका इन तीनों में से कोई एक फुलफिल हो रही हो कंडीशन, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही हो, या तो उसका नेटवर्थ 1000 CR हो, टर्नओवर 500 CR हो, या नेट प्रॉफिट 5 CR हो, तो उसको 2% ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स का एवरेज निकालेंगे प्रॉफिट का, उसका 2% उसको CSR में देना पड़ता है। ठीक है, 74, आइडेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैसे कैसे निकलता है? मीन डेविएशन से निकलेगा, रेंज से निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन से निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी इसमें काम आता है, लेकिन कोरिलेशन एक अलग ही चैप्टर है, उसका मीन डेविएशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ ई को हटा देंगे तो बाकी सबको सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा विच हैज अ लॉन्ग लेफ्ट टेल, ये दो डायग्राम, इसका पहले एंटी ने आंसर ये भेजा था, ये बच्चों ने क्लेम किया कि नहीं ये नहीं है, नेगेटिव है, तब इसको दोबारा में माना, उन्होंने करेक्ट कर दिया अपना प्रोविजनल आंसर कि मैं पहले पॉजिटिव भेज दिया था। अब देखिए ये होता है, ये इधर है टेल, ये, और ये इधर है टेल, ये राइट में है, टेल किधर है? राइट में है, तो ये पॉजिटिव है। टेल किधर है? लेफ्ट में है, तो ये आपका नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये ध्यान रखना, लेफ्ट नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, ये आप ध्यान रख सकते हैं, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। वैसे भी लेफ्ट में यहाँ पर नेगेटिव के नंबर आ जाते हैं और पॉजिटिव में तो प्लस के ही रहते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है, चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चंस रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं, और जैसे आज हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं, आप ये वाली पीडीएफ मेरे पूरी पीडीएफ मैंने डाली हुई है, आपको खुद से रीड करना है, आप कर सकते हैं। आगे मैं देखती हूँ ये बाकी क्वेश्चंस भी थोड़े थोड़े करके मैं इसको डाल दूँगी, वीडियोज़ एक्सप्लेनेशन के साथ डाल दूँगी। एंड प्लीज़ कोई क्वेरी हो या कुछ हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मेरा चैनल प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए। थैंक यू।